सो डेटा हैंडलिंग, राइट, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और डेटा, तो डेटा सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये बताओ पहले ये चीज। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट जो जरूरत है सबसे ज्यादा वो मैं पहले बता रहा हूँ। डेटा सिंगुलर है या प्लूरल है? डेटा जो है सिंगुलर है या प्लूरल है? एनी गेस? सर प्लूरल। बहुत ही बढ़िया, डेटा प्लूरल। बहुत ही बढ़िया। अब लोग कंप्यूटर भी पढ़ते होंगे, उसमें भी डेटा आता रहेगा, है ना। ओके, डेटा प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या होगा? इज देयर एनीबॉडी? डेटा अगर प्लूरल है तो सिंगुलर क्या होगा? डेटम होता है। क्या होता है? डेटम। डेटा। डेटम। जैसे आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हो तो बैक्टीरिया जो होता है वो प्लूरल है, और उसका सिंगुलर क्या होता है? बैक्टीरियम होता है, बैक्टीरिया। ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग है, तो डेटा मतलब होता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? रैंडम इंफॉर्मेशन ऑफ सम काइंड ऑफ थिंग। राइट, जो भी न्यूमेरिकल फिगर्स में जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट होता है उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। सो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, ये अलग है ना। The information collected in the form of numerical figures. The information collected in the form of numerical figures is called data. ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होता है न्यूमेरिकल फिगर्स के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं, राइट। समझ में आ रहा है? हाँ ये सर। है ना। तो the information collected in the form of numerical figures is called data. क्लियर है? तो जो भी इंफॉर्मेशन, डेटा मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल फिगर्स के फॉर्म में कलेक्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा हैंडल, सॉरी डेटा बोलते हैं। अब बहुत सारे डेटा हो जाते हैं, तो डेटा को हैंडल करने का अलग अलग, उसमें भी कुछ कुछ टाइप्स के डेटा होते हैं। लाइक एक अनग्रुप्ड डेटा होता है, ध्यान से देखना। अनग्रुप या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ डेटा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनग्रुप या रॉ डेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अनग्रुप्ड और रॉ डेटा। तो अनग्रुप्ड और रॉ डेटा किसको बोलते हैं? जो किसी स्पेसिफिक, वो डेटा जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया है और उसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा है कि बिना अरेंजमेंट का वो रख दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ डेटा बोलते हैं या अनग्रुप डेटा बोलते हैं। नाम ही काफी है इसका, है ना। अनग्रुप डेटा मतलब क्या? कि वो डेटा जिसमें मतलब उसमें एज इट इज लेते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, राइट, उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनग्रुप और क्या बोलते हैं? रॉ डेटा बोलते हैं, राइट। हाँ, तो इसका अगर मैंने डेफिनेशन लिखा तो द डेटा विच इज कलेक्टेड, the data the data which is the data which is collected for a specific purpose, the data which is collected for
for a specific the data which is collected for a specific purpose and put as it is मतलब without any arrangement, right? Without any arrangement. The data which is collected for a specific purpose and put as it is called raw data. हम लोग क्या बोलते हैं उसको? रॉ डेटा बोलते हैं। और रॉ डेटा के हर एक एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ईच entry in raw data, each entry in raw data is known as observation. Each entry in raw data काफी इजी चैप्टर है। Each entry in raw data is known as observation. राइट, जैसे एग्जाम्पल अगर लिया आपने तो कोई भी लाइक रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन 20 क्रिकेट मैच, है ना, वो भी क्या है? अनग्रुप डेटा है ना। रन्स स्कोर्ड by batsman in 20 cricket match are जैसे मान लो 17 है, 20 है, 15 है ना, 42 है, 25 है, 17। इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनग्रुप डेटा हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ डेटा बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? सबको समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी। Is this clear to everybody? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है, इसको लिख लो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिख लेना है। रेंज, सो लिखिए रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, the difference between the difference between the highest and lowest range, मतलब the difference between the highest and lowest value of given data the difference between the highest and lowest value of given data is called a range, right? It's called range। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट और कोई भी डेटा है उसका हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस को हम लोग रेंज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इस केस में अगर 23 ही मान लो है, ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या? इसका रेंज अगर किसी ने पूछा तो क्या हो जाएगा? बताइए क्या होगा रेंज? व्हाट इज द हाईएस्ट रन? 42 और लोएस्ट कितना है? इज इट 17? 15 50। तो 27 जो रन है वो रेंज हो गया, राइट? ठीक है, तो बेसिकली रेंज मतलब क्या होता है? जो भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ रहता है उसका हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को डिफरेंस अगर निकाल दोगे तो रेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि
कोई भी ऑब्जर्वेशन कितना बार रिपीट कर रहा है, कितना बार आया है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 17 दो दो बार आया है ना, तो 17 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 बार है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स the number of frequency मतलब the number of times a particular observation occurs, the number of times a particular observation frequency मतलब क्या होता है, the number of times a particular observation occurs is called frequency, is called फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जर्वेशन कितना बार आ रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, इसके बाद हमने देखा, अब हम लोग आएंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में थोड़ा देखते हैं। सर हाँ बताइए। सर आप फ्रीक्वेंसी का कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या? मैंने दिया ना, जैसे मान लो कि जैसे ये ले लो, मान लो कि जैसे कुछ बच्चों के मार्क्स आए, मैथ्स का टेस्ट हुआ है, ठीक है, 50 में, तो 50 में किसी के 17 है, किसी के 30 है, किसी के 32 है, फिर 30 आया है, फिर 30 आया है, फिर 45 है, फिर 50 है, फिर 30 है, 45 है, फिर 50 है, फिर 49 है, 48 है, फिर 32 है, फिर 30 आया है, फिर 45 है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि क्लास में जो बच्चे मार्क्स हैं 30 की फ्रीक्वेंसी, 30 मार्क्स लाने वाले बच्चे की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो जितने 30 आए उतना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 30 की फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। ठीक है, वैसे 32 की फ्रीक्वेंसी तो 1, 32 की फ्रीक्वेंसी 2, समझ में आया क्या? 45 की फ्रीक्वेंसी, सो ये होती है फ्रीक्वेंसी, समझा? यस ओके, अब आते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट, डिस्क्रीट बस एक एक चीज ध्यान से समझते जाना है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये क्या होता है? डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? अलग अलग, समझ में आ रहा है? अलग अलग, जैसे मान लो कि 20 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स का मार्क्स दिया गया है आउट ऑफ 100, तो 60 है, 70 है, 59 है, 60 है, 50 है, 58 है, 62 है, 56 है, 59 है, 59 है, राइट, 58 है, 70 है, 58 है, वे 62 है, 50 है, यस, फिर 58 है मान लो, फिर 58 है, फिर 50 है, फिर 62 है, फिर 56 है ना? अब इसको मुझे एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अब इसके लिए हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, मतलब 50-60 अलग अलग, तो इसको अगर मैं बनाऊंगा तो देखो किस तरीके का बन सकता है। यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर मुझे बनाना है, डिस्क्रीट है ये, है ना, तो एक बड़ा उपाय यहाँ पे है, ओहो एक ही मिनट, हाँ, इसको मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मान लो
और एक तरफ में ऊपर में लिख दिया मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, जो भी बच्चों के मार्क्स आए वो, और इधर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा यहाँ पे, हाँ या ना? नंबर, फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे इस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा ना, यस सर नो, बताइए कि कितने बच्चे, मान लो 50 जो है, कितने बच्चे क्या आ रहे हैं, तो जितना बार रिपीट कर रहे हैं मतलब उतने स्टूडेंट्स के इतना मार्क्स हैं, राइट? तो देखो जैसे अगर मैं 50 से चालू करता हूँ तो 50 लाने वाले कितने बच्चे हैं, देखो जल्दी 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 काउंट करो, 50 लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 3. 3, वेरी गुड। फिर 56 लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 2, राइट? आई थिंक हाँ 2, सर. यस। 58 लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 3, सॉरी 5 5 Sir, 5 5. 5 5 5 Sir, 5. 5। 59 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 3। आप लोग वेरीफाई करना। 60 लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 2। 62 लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 3। और 70 लाने वाले कितने हैं? 2। अब इसको वेरीफाई करना है तो नीचे का जोड़ लो, 3 2 5, 5 5 10, 13 हो गया, 12 हो गया, 12 और 5 17 हो गया, मतलब टोटल 17 स्टूडेंट्स होनी चाहिए, राइट? एम आई राइट? लेकिन हमने तो 20, देखो कितना है, 3 3 2 5 5 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, ओ सॉरी ये 20 हो रहा है, राइट? तो इधर भी 20 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हाँ 17 सर, है 18 19 20. 20, हाँ 20 है। मतलब एक चीज ये वेरीफाई हो गया आपका कि ये जो है 20 क्या है यहाँ पे, मतलब ये चेक हो गया कि हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये सही है ना? यही हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसको बोलते हैं। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग है, हमको अलग अलग उस रेंज में बताने का। अच्छा 50 मार्क्स लाने वाले, 50 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 56 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। It is clear to everybody? Can I understand that everybody is able to understand? Yes, Yes, sir. okay. यस सर। इसको लिख लिया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कोई भी ना रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। अरे ये लाइक फैक्टराइजेशन था, उसमें भी रॉकेट साइंस नहीं था, अगर समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। और तो कितना इजी है ना, इसमें तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है ना। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। ये डिस्क्रीट था। अब इसी को मैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखो कैसे कर, ठीक है? लिखिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, करेक्ट ना? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसी को हमने क्या किया यहाँ पे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये था, राइट? अब जो है मैं इसी को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, राइट? अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे करते हैं कि एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे नाम ही इसका है, राइट? तो देखो अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर मुझे बनाना है, मैं छोटू सा ही ले लिया और ये ले लिया, मान लो इसको 2 कॉलम बना लिया यहाँ पे, इधर मार्क्स ऑब्टेन्ड और इधर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 2 भी चाहिए और क्या चाहिए, है ना? तो 1, राइट, 2 3
4 है ना। तो ये जो है मार्क्स ऑब्टेन मान लो, यहाँ पे दे दिया मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन, और ये दे दिया फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। आप देखो मिनिमम कितना है, तो ये अपने अंदाज से करना पड़ता है। जैसे 50 to 55 मैंने कर दिया, फिर 56 to 60, 61 to 65, राइट, है ना, इज इज करेक्ट। जैसे अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट किया गया है, समझ में आ रहा है, बट इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, 56 से लेकर 50 to 55 है, 5-5 का डिफरेंस है ना, तो फिर यहाँ पे देयर शुड बी लाइक यू नो अलग अलग चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, या तो 5-5 का रखते हैं तो 65 से ये कितना आ जाएगा, 61 है ना, एक ही मिनट, ये कितना आ गया 61, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 62 से लेकर 5 कितना हो जाएगा 67, 67 से लेकर 5 कितना हो जाएगा 72, ठीक है। अब बताओ 50 से 55, 50 और 55 के बीच में लाने वाले मार्क्स कितने स्टूडेंट्स हैं, बताओ 50 और 55 के बीच में बस 3 ही है ना, है ना। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 आ रहा है, क्योंकि 50 और 56 है उसके बाद, तो 50 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, राइट। 56 से लेकर 61 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 56 से लेकर 61 तक, ये देखो, ये मतलब ये जोड़ देंगे 5 और 2 7 और 3 10 और 12 है ना, फिर 62 से 67 मार्क्स लाने वाले, 62 से 67 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 62 से कितना है 67 मार्क्स लाने वाले हैं क्या, 3 ही होंगे क्योंकि वो तो Yes, 70 में जाएगा इसीलिए बिल्कुल 3। 3 ही होंगे, और 67 से 72 लाने वाले स्टूडेंट्स 2 होंगे, राइट। और यहाँ भी अगर देखो टोटल यहाँ पे आप ऐड कर कर देख लो, तो इसको कितना हो गया 12 20 हो गया। अब ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया, इसमें ये जो बोलते हैं इसको हम लोग क्लासेस बोलते हैं या क्लास इंटरवल बोलते हैं, ये जो है ना, ये सबको दीज आर कॉल्ड क्लासेस और क्लास इंटरवल, क्लास, ये सारे क्लासेस होते हैं, या इसी को हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। और ये जो गैप है, जो गैप है, जो जैसे डिफरेंस है ना, कितने कितने का डिफरेंस है इसमें बताइए आप लोग, हाउ मेनी डिफरेंसेस आर देयर, ये जो क्लास इंटरवल का गैप कितना है, यहाँ पे गैप कितना है ये बताओ यहाँ पे, यस, क्लास डिफरेंसेस कितना है, 5 है, इसको हम लोग क्लास साइज बोलते हैं ना, क्लास साइज, जो डिफरेंसेस है वो क्लास साइज, मतलब क्लास की साइज को हम लोग बोलते हैं क्लास साइज, साइज ऑफ द क्लास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइज, राइट, तो साइज ऑफ द क्लास, size of the class is called class size, या इसी को बोलते हैं क्लास विड्थ भी बोलते हैं, क्लास विड्थ, ठीक है। और क्लास साइज जो है 5 है, यहाँ पे आप, यहाँ पे कितना है क्लास साइज, तो क्लास साइज यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास साइज फॉर दिस टेबल, क्लास साइज फॉर
this table is 5. ओके और एक चीज जो जैसे 50 और 55 है तो जो सबसे पहले वाला है इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको अपर लिमिट। 67 को हम लोग क्या बोलेंगे, या 62 ले लो, 56 ले लो, 50 ले लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और बाद वाले को क्या बोलेंगे अपन, अपर लिमिट। समझ में आ रहा है क्या तनीश, वेदांत और स्पृहा, वत्सल, रुचा, प्रचीति, अर्णव, वेदांत, आनंद, सृजनी, तरुष। हाँ सर। ओके ठीक है, इजी है, बहुत इजी है ना। नंदिनी, श्रीरंग, राइट। हाँ सर। ओके ठीक है, इसको आप लोग लिख लें। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लोअर लिमिट, अपर लिमिट पता चल गया, क्लास साइज पता चल गया, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। तो सर हमारा 20 जो है वो क्लास विड्थ है, राइट? नहीं नहीं, क्लास विड्थ तो ये है 5 है ना, 5 और 55 में जो गैप होता है यहाँ पे लिखा तो है, देखो साइज ऑफ द क्लास इज कॉल्ड क्लास साइज। तो क्लास साइज लिखा है, क्लास साइज फॉर दिस टेबल इज 5, मतलब 56 और 61 का डिफरेंस 5 है, 62 और 67 का डिफरेंस 5 है, इसीलिए 5 है क्लास साइज। ओके सर, तो मतलब वो जो मार्क्स है उनमें जो जितना डिफरेंस है वो हमारा क्लास साइज है। राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट। इसको जो हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मैं ये इंक्लूसिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ में आ रहा है, ओनली इंटीजर्स। इंक्लूसिव ऐसा कुछ नहीं, इसके बीच में जो भी आएगा सो आएगा, इंटीजर्स में। इंक्लूसिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूसिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी, इंक्लूड किया गया। समझ में आ रहा है, गॉट इट, इंक्लूसिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है क्या सारे स्टूडेंट्स? इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड, क्या 50-55 दोनों इंक्लूड होगा। अब जैसे अगर उन्होंने पूछ दिया कि सर 55 और 56 के बीच में अगर आ गया तो उसके लिए मैं अभी अभी जस्ट मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने लिख लिया है टेबल। ओके आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर जैसे इनका आंसर समान हो, मैं क्या कि सर अगर मुझे 55.5 अगर आ गया
तो हम किसमें इंक्लूड करेंगे? तो इसके लिए फिर होता है देयर इज समथिंग एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। हाँ जी मनोज बताइए। सर एक्चुअली ये क्लास साइज 6 होना चाहिए, क्योंकि 6 पहले में 6 है, 50 भी इंक्लूडेड है, तो 56 सर, तो 50, 51, 52, का 53, फिक्स 50। है? नहीं फिक्स तो है, देखो 5-5 का तो सब में है। सर उनका डिफरेंस 5 है, पर अगर वो 50 इंक्लूडेड होगा तो वो 56 वाला होगा। लेकिन एक मिनट, 50, लेकिन फिर अगर वैसे करते हो तो क्या आप ये बोल रहे हो फिर 56 to 60 होगा, ऐसे बोल रहे हो आप? नहीं सर, सर 52, हाँ सर ऐसा ही बोल रहा हूँ सर। लेकिन फिर अगर लेकिन 5 लेकिन लेकिन साइज लेकिन, होगा तो लेकिन वो फिर क्लास साइज तो फिर डिफरेंट हो जाएगा ना, फिर क्लास साइज इसका 5 हो जाएगा फिर इसका 4 हो जाएगा, वैसे बोल रहे हो तो। सर नहीं सर, मैं बोल रहा था कि अगर क्लास 5 होगा तो 5 नंबर होने चाहिए ऐसे। कहाँ पे? यहाँ पे 5 नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4, ऐसा क्या? नहीं सर, हर रो में 5 नंबर, मतलब सर एक्चुअली 6 है, क्योंकि 50 है वो पहला है, ऐसे 51 ये दूसरा है, तो 55 6 होगा। अरे यार क्या बात कर रहे हो, देखो 50 to 55 है, इसमें क्लास साइज क्या होता है? ये दोनों का डिफरेंस ना। क्लास साइज डिफरेंस, मुझे लगा कितने नंबर। नहीं, ये जो क्लास साइज होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है ना मनोज? जैसे 55 माइनस 55, 61 माइनस 56 5, 67 माइनस 62 5, 72 माइनस 67 5, समझे क्या? तो क्लास साइज हाँ फॉर सर। दिस टेबल इज 5। तो क्लास साइज का मतलब ये डिफरेंस 5, हर क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड क्लास साइज। समझ में आया क्या? हाँ, ठीक है। अब इसी को अगर मुझे एक्सक्लूसिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अगर कन्वर्ट करना है, राइट, एक्सक्लूसिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसे आपने बोला कि सर अगर 55.5 आ जाए तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका तरीका ये होता है कि 0.5 जो है लोअर लिमिट से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और 0.5 अपर लिमिट में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और समझ में आ राउंड रहा ऑफ। है? हाँ, 0.5 जो है लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं और 0.5 अपर लिमिट में ऐड करते हैं। तो जैसे मान लो कि इसी में मान लो मैं एक साइड में इधर बना दूं, 1 मिनट, सबसे ज्यादा इजी रहेगा इसी में अगर मैंने ये बात इसी साइड में अगर मैंने बना दिया तो इजी रहेगा आपके लिए भी और समझने के लिए। देखो जरा ध्यान से देखना, ये जो टेबल है ना, आपको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे और फिर ऐसे 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 ऐसे, बट ये जो है अगेन अब इसके लिए फ्रीक्वेंसी फिर चेंज होगी, है ना? तो ये जस्ट मैं बता रहा हूं कि इसको एक्सक्लूसिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं क्या? मुझे बताओ। सर। ओके, तो हाँ ये जो है दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल के लिए मैं जो सॉल्व बताने जा रहा हूं, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं? रूल जो इंक्लूसिव होता है लोअर लिमिट में से 0.5 घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0.5 जोड़ते हैं अपर लिमिट में से। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो इसका तरीका जनरली कैसे हम लोग करते हैं, तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो डिफरेंस होता है, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है, जैसे बड़ा आसान है यहाँ पे अगर बातचीत अगर आप करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ ठीक है। तो 0.5 जनरली अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना होगा? 45.5 होगा, और ये कितना होगा? 55.5 होगा, राइट? ये कितना होगा? 55.5 होगा,
और ये कितना होगा 61.5 होगा, एम आई राइट? सर हाँ जी, सर तो अगर सब इंटीजर है तो सर इंक्लूसिव से लेने हैं, और अगर कुछ डेसिमल है तो एक्सक्लूसिव से। हाँ मतलब वो सर तो जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं वहां पे। सर तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों में जो नंबर लिखे हैं वो काउंटेड है, मतलब इसमें 55.5 to 61.5, ये दोनों 61.5 भी है और 55.5 भी है। राइट राइट, तो इसमें जो लोअर लिमिट का होता है वो इंक्लूड होता है, और इसको लिखा हमने 67.5, यहाँ पे 66 सॉरी 67.5, और इधर एक ही मिनट, सॉरी यहाँ पे हमने गलती लिखा है, एक ही मिनट, यहाँ पे जस्ट वेट। सर 68 से 73 चाहिए है। हाँ, ये 68 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 73 कर देंगे बराबर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 67.5, 67.5 से लेकर 73.5। हम इसमें तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, क्लियर है क्या? ये बताओ। सर हाँ जी बताइए। सर आपने एक्सक्लूसिव इंटरवल के फर्स्ट ब्लैंक में वहां पे 45 लिखा है 49। 45.5, एक मिनट हमने, सर क्योंकि मतलब वही हाँ वही वेट वेट पता वेट नहीं वेट, चला ना। नहीं नहीं नहीं, करेक्ट करेक्ट, वो हमने 0.5 सेपरेट किया ना, तो 49.5, करेक्ट, वो गलती से हमने वैसे लिख दिया था 49.5। अभी ठीक है? हाँ सर मुझे वही डाउट था कि कुछ। नहीं, आपका डाउट्स बिल्कुल बराबर था। इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस? Yes. Yes, sir. ओके गुड, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था कि इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एक और चीज होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लास मार्क। तो क्लास मार्क का जो ये लिख लिया क्या सबने? तनीश समझ में आ रहा है? तनीश, हेलो हेलो हेलो, तनीश समझ में आ रहा है क्या आपको? हेलो तनीश, लगता है नहीं क्या? वक्त मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, अब इसके बाद आता है क्लास इंटरवल, राइट? तो क्लास इंटरवल क्या होता है, देखो वो फॉर्मूला ही होता है, मैं लिख देता हूँ, सॉरी क्लास मार्क। तो क्लास मार्क, क्लास मार्क मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस क्लास मार्क इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर क्लास इंटरवल, जैसे अब इसका क्लास इंटरवल अगर निकालना है, जैसे 50 और 55 के बीच में, राइट? हाँ राइट राइट, बिल्कुल तनिष सही बोले, करेक्ट। तो अगर मुझे 50 और 55 जैसे क्लास इंटरवल है, तो कोई भी क्लास इंटरवल है, जैसे मान लो 50 just 1 minute
और 1 मिनट आप लास्ट पेज पे जा सकते हैं, एक्सक्लूसिव वाला। हेलो सर। ओके, सो क्लास मार्क अगर मान लो कि अगर मुझे निकालना है कि जैसे 50 और 55 के बीच में, तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं क्लास मार्क को CM लिख रहा हूँ, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, अरे 5 5 5 10 बाई 2 कितना हो जाएगा 52.5, राइट। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, कि लोअर लिमिट अपर लिमिट बाय लोअर अपर को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स को? बताइए। तो क्लास मार्क जो निकाला जाता है वो क्लास इंटरवल का निकाला जाता है, ठीक है। हेलो एजेस, सर, हाँ, यस आप 1 मिनट लास्ट पेज पे जा सकते हैं, एक्सक्लूसिव। यस। सर तो सर एक्सक्लूसिव में अ, इस वाले का मैक्सिमम जो होता है पहले वाले का, नेक्स्ट वाले में वही मिनिमम होता है। राइट, सर तो वो किस में इंक्लूड होगा, मिनिमम वाले में या मैक्सिमम वाले में? देखो इसमें इंक्लूड होगा, इसमें ऊपर वाले में इंक्लूड हो, जैसे आप 55.5 हाँ 55.5 जो होगा वो इसमें इंक्लूड होगा। सेकेंड वन। अच्छा यस, सर तो जिसमें वो वाला उसका लोएस्ट है उसमें होगा। राइट, ओके सर, हाईएस्ट में नहीं। ठीक है। इसको लिख लें।
सर हो गया। चलो सबका हो गया, कैन वी गो अहेड? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ सर। ओके क्या तनीश कोई डाउट्स है? सृजनी क्लियर है? कुछ डाउट्स है तो बताओ। आनंद कुछ डाउट्स sir. है? वेदांग? नो सर। ओके आप बड़े गुस्सा में लग रहे हो। कौन? आप? नहीं सर, मैं गुस्से में क्यों होऊंगा? ओके ओके बस थोड़ी सी नींद आ रही है। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दिया कि इसमें अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं, लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं। फाइन ओके आगे बढ़ते हैं। गोइंग अहेड राइट। यस अब ये चैप्टर्स में मैंने बोला कि थोड़ा बहुत अगर नींद आ रहा है तो थोड़ा पानी मार लो, थोड़ा कुछ है ना वेदांत। तो थोड़ा क्या मानो में कुछ डाउट्स है क्या आपको अभी? मनो में कुछ डाउट्स है आपको? नहीं सर। ओके आपने हैंड रेज किया था इसलिए मुझे लगा। फाइन अब जो होता है थोड़ा एक से मिनट क्लास। इस चैप्टर्स में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अब एक ही चीज मैं बताकर ही इस पे क्वेश्चन आंसर करूंगा। ठीक है छोटे छोटे कुछ चीज है तो थोड़ा बी पेशेंस है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा का ग्राफिकल अलग अलग तरीका से, हाँ बताइए मनु। सर एक मिनट सर, क्लास मार्क दिखा सकते हैं सर? मुझे पता है पर तो भी शो। यस यस एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू। सॉरी। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म करना चाहता था कि 5:30 को मैं अगर लीव होगा तो चलेगा क्या? मैं जो कुछ भी आगे का होगा वो रिकॉर्डिंग में देख लूंगा। ओके चलेगा फाइन ओके। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डेटा को यूजफुल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग अलग अलग डायग्राम का, ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है तो बेसिकली जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है वो चार्ट और डायग्राम के थ्रू अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसमें फर्स्ट जो होता है देयर इज समथिंग कॉल्ड पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है? पिक्चर के थ्रू दिखाना। ये 7th में भी पढ़ा होगा पिक्टोग्राफ। ठीक है कोई तो सिंबल से या किसी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया क्या? राइट तो इसके बारे में आई थिंक 7th में भी आपने पढ़ा होगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग बता दें। पिक्टोग्राफ मतलब क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में एक बार लिख देता हूं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। राइट पिक्टोग्राफ मतलब होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ numerical data using picture symbol, right? Using pictorial representation of numerical data using picture symbol is known
is known as pictograph of the data, right? ठीक है, सो पिक्टोग्राफ मतलब क्या होता है? पिक्टोरियल न्यूमेरिकल डेटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जब पिक्चर के थ्रू हम लोग जब शो करते हैं उसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं, सिंपल है ना। अब इसमें क्या कोई यूनिट से या बहुत सिंपल एंड क्लियर कोई भी सिंबल यूज होना चाहिए, है ना, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर से भी आप डिनोट कर सकते हैं, राइट? तो सिंपल मीनिंग यही हुआ, ठीक है, क्लियर है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे तो पिक्टोग्राफ का मतलब क्या? नंबर्स को हमको पिक्चर के रूप में दिखाना। जैसे मान लो कि कुछ अगर मान लो एक डेटा है सिंपल, जैसे एक मैं यहाँ पे टेबल दे रहा हूँ इसको समझाने के लिए, ठीक है, और ये मान लीजिए यहाँ पे अब ये चैप्टर ऐसा ही है ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देकर, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है ना, तो थोड़ा सा तो सीख लेना, एक एक चीज पढ़ लेना है। फर्स्ट, सेकेंड, ये क्लास दे दिया, थर्ड, है ना, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 90%, राइट? तो फर्स्ट के 10 बच्चे हैं, सेकेंड स्टैंडर्ड के 8 हैं, 8 हैं, 7 हैं, 9 हैं। तो इसको अगर पिक्टोग्राफ के थ्रू मुझे दिखाना है, मैं कैसे दिखाऊंगा? तो सिंपल, कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ले सकता हूँ, राइट? तो जैसे ये है, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड हो गया, सेकेंड स्टैंडर्ड हो गया, थर्ड स्टैंडर्ड हो गया, ये फोर्थ फिफ्थ हो गया, राइट? अब ये देखो, ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब मान लो फर्स्ट ये जो है फर्स्ट क्लास का बच्चा है, सेकेंड क्लास का जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे, सेकेंड, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ। अब इसको पिक्टोग्राफ के थ्रू दिखाना है। आपको पता है कि फर्स्ट क्लास का बच्चा जो है 10 स्टूडेंट जो है जो 90% से ऊपर मार्क्स लाए। अब 10 को कैसे दिखाना है? तो छोटे छोटे ट्राइंगल में भी दिखा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। सेकेंड क्लास के कितने? 8 हैं, तो 8 ट्राइंगल दिखा दो आप, यही पिक्टोग्राफ है। 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है, ये भी 8 दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इजी। और 7 है, इधर 9 है, तो इधर भी 7 ट्राइंगल से दिखा दो आप, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितना है? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या? तो यही है, दिस वाज ऑल अबाउट पिक्टोग्राफ। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, जल्दी बताओ, बताइए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस एक बार, सर। ओके, इसको लिख लें आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे, अब बार ग्राफ के ऊपर जाएंगे हम, है ना। सर इसमें ऐसा भी होता है ना कि मतलब एक ट्रायंगल तनिष, पार्शियल लेंस करेक्ट। को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा भी हो सकता है ना? क्या क्या? हाँ, बट यहाँ पे एक को एक ही है, ओके यहाँ पे सर। वन स्टूडेंट को एक ट्राइंगल से मैंने रिप्रेजेंट किया।
हो गया, आगे बढ़ सकते हैं क्या? बताया जाए। हो गया क्या? आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? बताइए। फिर हो गया लिख के। ओके, तो अब चलते हैं बार ग्राफ के ऊपर। ठीक है, सो बार ग्राफ, तो बार ग्राफ जो है सेकेंड ग्राफ तरीका है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का, राइट? बार ग्राफ। अब जरा ध्यान से देखिए, तो बार ग्राफ जो है ये भी न्यूमेरिकल डेटा का ही रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ के थ्रू, करेक्ट? अब जो है दिस कैन बी understood with the help of example, right? अब बार ग्राफ में क्या होता है कि बड़ा सिंपल सा, उसमें रेक्टेंगल ग्राफ पे मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है? जैसे मान लो एक पहले एक डेटा मैं दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक डेटा मैंने छोटा सा मान लो ऐसे दिया, और ध्यान से देखना, बाद में लिख लेना। यहाँ पे ईयर दिया और यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया किसी कंपनी का मान लो कुछ, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है और ये ईयर है, राइट? और उसका एक्सपेंडिचर दिया, खर्चा दिया इसमें, तो इन 10 लाख ऑफ रुपीज, मतलब 10 का मल्टीपल है ना। तो 2004 में 2004 में 5 मतलब 50 लाख खर्च हुआ, मतलब 10 into 5, राइट? 2005 में मान लो 15 हुआ, मतलब 15 into 10 लाख हुआ। 2006 में 25 into 10 हुआ, और 2007 में 35 into 10 हुआ, और 2008 में मान लिया 10 into 10 हुआ, राइट? ये एक्सपेंडिचर है। अब मुझे ग्राफ पे 5 साल का ये एक्सपेंडिचर मुझे बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? एक बार ग्राफ बनाना है डेटा, वो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे सिंपल चीज, बेसिक्स हमने ग्राफ बताया ही है आपको,
इसमें क्या ध्यान में रखना होता है, ठीक है। इसमें दो एक्सिस, आप ग्राफ पेपर जिनके पास है वो ग्राफ पेपर यूज कर सकते हैं। तो एक वाई एक्सिस इधर ड्रॉ करेंगे अपन और इधर एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, क्या एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे जो है अलग अलग, लाइक हमने जस्ट 1 मिनट, so this is x axis, this is y axis, correct. now अब यहाँ पे देखो y, हमने क्या x axis पे मैं क्या कर रहा हूँ, ईयर को ले रहा हूँ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2004 टिल 2008, करेक्ट। और यहाँ पे क्या है, 10 का मल्टीपल है, मतलब 2004 में 50 लाख खर्च हो रहे हैं, 2005 में 150 लाख, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, ऊपर में मैं ऑन वाई एक्सिस आई कैन टेक एक्सपेंडिचर, राइट। सो 5 का ही मल्टीपल हम ले रहे हैं। तो 5 किसको हम ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर को, ग्राफ पे जो 1 सेंटीमीटर होती है उसको मैं 50 लाख ले रहा हूँ, ओके। ऑन वाई एक्सिस यहाँ पे लिख सकते हैं, स्केल इसको बोलते हैं, ठीक है। on y-axis 1 centimeter equal to how much, 50 lakh. So this is 0, this is 5, right. This is 10, right. This is 15, this is 20, right. This is 25, this is 30, this is 35, and this is 40, करेक्ट ना। सो दिस इज द एक्सपेंडिचर। और आप ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली आप ऐसे लिख दे कि ये एक्सपेंडिचर है, राइट। बिकॉज यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो यहाँ पे मैं सीधा ही लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर, राइट। इन 10 लाख रुपीज, ये ब्रैकेट में आप लिख देना, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ईयर है 2004, यहाँ पे देख लेना 2004। और ध्यान में रहे कि जो बार ग्राफ जो बनाते हैं रेक्टेंगल की तरह, वो क्या होता है, वो जो होता है वो रेक्टेंगल की तरह होता है और वो सेम साइज की होनी चाहिए। तो आप ग्राफ पे बड़े एक्यूरेट तरीके से बना सकते हैं। लाइक देखो 2004 में कितने हैं, 5 पे आएगा। तो देखो 2004 में 5 पे आ रहा है, तो आप बस ऐसे रख दो 5 के सामने, थोड़ा सा, मैं तो अंदाज से ही कर रहा हूँ, है ना। ये हो गया 2004 में 5 के सामने, फिर 2005 में 15 के सामने। तो 2005 मतलब यहाँ पे मैंने ले लिया और यहाँ पे, राइट। तो ये बन गया 2005। फिर 2006 में क्या है, 25 है। तो 2006 में 25, तो 25 के सामने थोड़ा सा ऐसे। ये जो साइज होनी चाहिए रेक्टेंगल, सेम साइज की होनी चाहिए, ठीक है। 25, 2007 में 35, तो 2007 में ये 2006 था, तो यहाँ पे 2006 आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे 2007 में 35 है, राइट। सो 2007 में 35 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। मेक श्योर कि वो सेम साइज के, ग्राफ पे बड़े एक्यूरेट हो जाता है, ओके। और 2008 में क्या है, 10 into 10 मतलब 1 करोड़ खर्च होता है।
तो 10 पे 10 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यस, देखिए सर ये पुणे का पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन नहीं है डियर, यहाँ एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, मैं पॉपुलेशन के बारे में कहाँ कुछ बात किया। हाँ, ये जस्ट मैंने बताया कि एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मान लो आप बड़े हो गए और एक कंपनी आप लोग खोल दी आपने, और उसका हर साल का एक्सपेंडिचर है। तो 2004 में 5 into 10 लाख है, यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर इन 10 लाख ऑफ रुपीज, राइट। मतलब 10 लाख रुपए की टर्म्स में दिया है, मतलब 2004 में 50 लाख, 2005 में 10 into 150 लाख, 2006 में 250 लाख, 2007 में 350 लाख, 2008 में 10 into 10 100 लाख, राइट। तो ये जो है उसी का बार ग्राफ है। 2010 यहाँ पे है 7 एंड दिस इज 2008 फर्स्ट, और इधर ये ईयर्स है तो आप ईयर्स यहाँ पे लिख दें बस। और ये बार ग्राफ किसका है, तो एक कंपनी का एक्सपेंडिचर का हेल्थ पे कितना खर्च उसने किया है वो है बार ग्राफ ऑफ द एक्सपेंडिचर, बार ग्राफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बाय एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। मान लो कोई कंपनी है। Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। Sir, can I leave actually because it is 5:30? यस यू कैन डू। Thank you, sir. Bye, sir. Have a good day. या बाय बाय। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बार ग्राफ। और हमेशा ध्यान में रखिए ये जो रेक्टेंगल है इसका जो ब्रेड्थ है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहना चाहिए, सेम रहे, ठीक है। इसको आप लिख लें, जिसके पास ग्राफ पेपर है ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड, वेल एंड गुड। तो आप घर पे वो ट्राई कर लेंगे, ठीक है। हो गया ये। इसके बाद फिर मैं हिस्टोग्राम बताने वाला हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखें बिकॉज ये चैप्टर ऐसा ही है ना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ हम ये नहीं कर सकते हैं ना। तो अब इसमें सिंपल है ना, बहुत ज्यादा इसमें ब्रेन आप यूटिलाइज नहीं होगा, बस सिंपल डेटा एंड और ये सारे होंगे। इसको लिख ले आप। सो बार ग्राफ हमने देख लिया। वी आर कमिंग टू हिस्टोग्राफ। राइट, the histogram भी it's very similar to bar graph, right? only difference कि बार ग्राफ में जो होता है गैप होता है, राइट। यहाँ पे गैप होता है, बट हिस्टोग्राम में देयर इज नो गैप, ठीक है। और ऐसे बोल सकते हैं कि जो हिस्टोग्राम जो हम लोग यूज करते हैं वो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल के लिए हम लोग यूज करते हैं, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन के ही थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि हिस्टोग्राम में देयर इज नो गैप, ये ध्यान में रखिए, और बार ग्राफ में यूज होता है गैप के लिए। तो अगर मान लो एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, एक डेटा है, यहाँ पे छोटू सा एक डेटा मान लो दिया है, फिर से कुछ इस तरीके का, और डेटा ऐसे दे रखा है। ये मंथली अर्निंग है, यहाँ पे मंथली अर्निंग्स इन 100 रुपीज, मतलब 100 का मल्टीपल इन 100 रुपीज, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स है, ठीक है। राइट, सो 80 to 120, मान लो 4 वर्कर्स है,
120 to 160 जो है 6 वर्कर्स है। 100 के सारे मल्टीपल है एक्चुअली। 160 से 200 के जो बीच में है वो 12 वर्कर्स है, और 200 से 240 के बीच में 8 वर्कर्स है, और 240 से 280 के बीच में जो है 5 वर्कर्स है। राइट, अगर मुझे इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, बिकॉज देखो यहाँ पे देख रहे हो ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, करेक्ट ना? 80 to 120, 120 to 160, 160 to 200, राइट? अगर इसको मुझे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है जिसमें गैप नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी सेम वाई एक्सिस तो ड्रॉ करेंगे ही करेंगे। लेकिन देखो ये कहाँ से चालू हो रहा है, 80 से चालू हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम एक ब्रेक देते हैं जिसको हम लोग किंक के नाम से जानते हैं। किंक, समझ में आ रहा है? ये 80 से चालू हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा किंक इसको बोलते हैं, और इसको हम ऐसा, अगर 0 से चालू होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। इसीलिए मुझे यहाँ पे अपने को एक किंक जैसा नाम देना पड़ता है, सिंबल देना पड़ता है। किंक का मतलब क्या होता है, ब्रेक है, राइट? इसको साइड में मैं लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड किंक। मीनिंग क्या होता है, देयर इज अ ब्रेक, राइट? क्यों? क्योंकि ये 80 से चालू हो रहा है, तो ये 80 यहाँ पे हमने दे दिया, और ये 0 है, 0 80 80 80, ये देखो 80 के बाद फिर 120 है ना, फिर 120 के बाद 160, फिर या 160 है, ठीक है, फिर 160 के बाद 200 है, फिर 240 है, फिर 280, राइट? और नंबर ऑफ वर्कर्स मैं यहाँ पे क्या करूँ, 2 का मल्टीपल दे देता हूँ। 0 यहाँ पे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 14 है ना? तो ये जो है ऊपर में जो हमने लिखा है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स हो। ओके, अब ये जो है ये मंथली अर्निंग है इन 100 रुपीज, ऐसे लिख देते हैं, मंथली अर्निंग्स इन 100 रुपीज। मैंने, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नॉट गेट बोर्ड, पहले ही मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर ही वैसा है, इसलिए मैं इसको एंड में पढ़ा रहा हूँ, है ना? एक्चुअली इसको एंड में पढ़ा था, बट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है उसमें, तो इसलिए उसको एंड में मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो इन 100 रुपीज, अब देखिए आप ही जरा, अब यहाँ पे स्केल क्या लिया है हमने, देखो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को हमने 4000 दिया, समझ में आ रहा है? क्योंकि 100 का मल्टीपल है, गैप कितना है, ये 40-40 का गैप है, तो 40 into 100 कितना होगा, 400, है ना? तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ₹4000, ठीक है? और वाई एक्सिस पे कैसा है इसके, यहाँ पे दोनों पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे भी लिखना पड़ रहा है, बट बार ग्राफ में सिर्फ ये लिखा गया हमने वाई एक्सिस पे, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये डिस्क्रीट था। और यहाँ पे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर को हमने क्या दिया, 2 वर्कर्स, देख रहे हो 2 का डिफरेंस। अब आइए जरा हम बातचीत कर लेते हैं हिस्टोग्राम पे। तो 80 to 120 के बीच में 4 है, 80 to 120 के बीच में कितना है, 4 है। तो देखो 80 to 120 के बीच में 4 है, फिर 120 to 160 के बीच में 6 है। तो 120 और 160 के बीच में कितना है, 6 है। सर मेरे ख्याल से वो बार ग्राफ, मतलब ये जो बार है उसकी दो भी जो भी ये होगी उसकी हाइट विड्थ सेम होनी चाहिए ना? हाँ, तो मैंने पहले ही बोला, आप कहाँ थे आप? मैंने बोला कि ये ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट सेम होगा। सर तो यहाँ पे मैं, इसकी विड्थ तो डिफरेंट है। अरे मेरे लाल,
यहाँ पे मैं ग्राफ पे थोड़ी बना रहा हूँ, आप तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना, तो उतना तो मैं उसी समय से वही तो बोलते जा रहा हूँ कि इसकी जो विड्थ है हाँ वो मैम सेम होनी चाहिए, मम्मी ने दिया जी है ना। हाँ मैम हाँ तो सर वो तो मैं वही बता रहा हूँ ना शुरू से, मैंने बताया ना, बाकी स्टूडेंट बताओ, मैंने बोला ना कि ये जो विड्थ होती है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पे ग्राफ पे हम थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे वो चीज तो समझ में आना चाहिए कि ग्राफ पे मैं फिजिकली कर रहा हूँ फ्री हैंड से, तो इधर उधर हो सकता है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? मैंने बताया था ना कि विड्थ जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए बार ग्राफ में भी, हाँ या ना? देखो यहाँ पे जस्ट कंफर्म करो जो लोग सुन रहे थे। हेलो हेलो हेलो, क्या हमने बताया था कि ये जो विड्थ होती है वो बार ग्राफ की सेम होती है? अच्छा, आई थिंक सृजनी बोलने का कोशिश कर रही है बट योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, आई थिंक। ओके फाइन, बाकी स्टूडेंट्स बताइए, मैंने बताया था, तनिष्क बताया था क्या? क्या सर? ये मैंने बताया था ना कि विड्थ जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हाँ सर बताया था। हाँ, तो यहाँ पे ये यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो सकता है मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ, तो वो समझ ले, इस चीजों को समझे। चलो मैं इसको पहले बाद में मार्क करता हूँ, अगर आपको चाहिए ही तो मैं ये कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो है, चलो इसको भी मैं इरेज करता हूँ और इसको मैं आपको आपके लिए बनाता हूँ फिर से। 120 to 160 के बीच में 6 है, तो ले लो भाई 6, और क्या। अब ये हो गया 6, अभी ठीक है भाई वेदांत। 120 to 160 के यस बीच सर में जो है ये 160 है। ये मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ तो विड्थ इधर उधर हो सकता है, आप ग्राफ पेपर पे करोगे इट विल बी सेम। 160 to 200 के बीच में 12 है, 160 to 200 के बीच में 12 है, 12 ले लेते हैं यहाँ पे। 10 है, 10 के बाद हमने क्या लिखा, 14 डायरेक्ट लिख दिया है क्या? 10 और 12 14, हाँ जी बताइए। और इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स ये फ्रीक्वेंसी है ना? हाँ राइट, सो 160 टू 200 के बीच में 12 है, तो आइए देखते हैं। 12 मतलब 12, ठीक है। 160 और 12, ये 160 टू 200 के बीच में 12 है। 200 और 240 के बीच में 8 है, राइट 8। 200 और 240 के बीच में कितना है, 8 है। और 240 से लेकर 280 के बीच में कितना है, 5, राइट। बस दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्टोग्राम। क्लियर है क्या, ये बताओ। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी, फास्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? हेलो हेलो हेलो, क्या सारे बच्चों को समझ में आया क्या? यस सर ओके ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद बस दो चीज बताना है, पाई चार्ट और एक बस ये मुझे एक, सर पाई चार्ट तो पता है वो बहुत सिंपल है सारे सिंपल ही है बट फिर भी एक बार मुझे बता देता हूँ, है ना। चलिए इसको लिख लीजिए।
सर नंबर ऑफ वर्कर्स ये फ्रीक्वेंसी है ना? हाँ जी, नंबर ऑफ वर्कर्स ये करेक्ट, तो फ्रीक्वेंसी उसको बोल सकते हैं। सर आपने कोई क्वेश्चन दिया था अभी? नहीं भाई, अभी कोशिश नहीं की है कुछ, अभी मैं समझा ही रहा हूँ। ओके, इज इट डन फॉर एवरीवन? हो गया? हो जाए तो बताइए आपको। सर बोलो। सर आपका आवाज बहुत लो आ रहा है। हाँ, लो बोल रहा हूँ इसीलिए लो आ रहा है ना। ओके अभी कुछ बोला ही नहीं है। अभी ये लिख रहे हैं, ठीक है, जब मैं कुछ पढ़ाना होगा फिर मैं बोलूंगा तो आवाज तो जाएगा। इज इट डन? हो गया क्या? बताइए। कैन वी गो अहेड? सर ड्रॉ नहीं किया तो चलेगा सर, क्योंकि मैंने लिख लिया है टेबल। और ओके, सर क्योंकि डिफरेंस ये है कि स्पेस नहीं होता और विड्थ सेम है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद आता है एक पाई चार्ट। बड़ा सिंपल सा वहाँ पे एक फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ। पाई चार्ट या इसी को सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं, पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ। इसके बारे में इसलिए मैं पूरा डिटेल्स में जानकारी भी देते जा रहा हूँ, जिस तरीके का क्वेश्चंस रहेगा एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया भी आपको। पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ क्या होता है? बेसिकली मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। पाई चार्ट इज अ वे ऑफ पाई चार्ट, a pie chart is a way of showing a pie chart is a way of showing how something is shared or divided. A pie chart is a way of showing how something is shared, how something is shared or divided. ठीक है, बेसिकली ये रिलेशनशिप बताता है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट्स। इट शोज it shows the relationship. It shows the relationships between a whole and its parts. Between a whole and its parts. मतलब एक्चुअली ये पोर्शन एक बताता है, ठीक है। अब इसमें एक ये होता है कि सर्कल को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और उसका जो भी साइज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, जो भी गिवन डेटा रहता है। यस 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 तनिष, राइट। तब इसमें एक फॉर्मूला होता है सेंट्रल एंगल, ठीक है, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल का मतलब मैं बता देता हूँ, फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, फ्रीक्वेंसी बाई, ये मैं बता रहा हूँ पहले से कि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा इसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो बट फिर भी एग्जाम में कुछ मिस नहीं होनी चाहिए, राइट। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सो सेंट्रल एंगल इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाय
फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360 डिग्री। ओके, सो सेंट्रल एंगल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360 डिग्री। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। वो 36 है कि 360 डिग्री? ये है 360 डिग्री। ओके सर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप ये पाई चार्ट का फॉर्मूला होगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन भी करना है, एक छोटा सा क्वेश्चन इसको समझने के लिए। क्वेश्चंस मैं ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, मान लो कि सिंपल मैं एक पार्ट में जिस समझा रहा हूँ। ठीक है, कि ऐसे कुछ एक सर्कल है, एक आपको दिया गया है, यहाँ पे पाई चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये पाई चार्ट है और आपको पता है ये सर्कल है, तो इसको डिवाइड करके ही बनता है। यहाँ पे मान लो दिस इज समथिंग लाइक दिस एंड दिस, राइट। सो ये जो है, जिसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रिक्रिएशन, राइट। अलग अलग यहाँ पे ये है रिक्रिएशन पे कितना है, ये है 162 डिग्री है। ठीक है, ये जो है मैं एक जस्ट एग्जांपल दूंगा इसका। लंच यहाँ पे ये जो है 72 डिग्री है। ये सेंट्रल एंगल एक्चुअली दिया गया है ना। ये हॉबी है इधर 36 डिग्री, राइट। और ये सेविंग है 90 डिग्री, राइट। अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, ये और हमको एक्चुअली मान लो परसेंटेज दिया है ना। एक्चुअली ये हमने कैसे किया, तो बेसिकली पहले परसेंटेज दिया था, हॉबी के बारे में दिया था कि 10% है। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। हॉबी के लिए कितना है, 10% खर्च हो रहा है। लंच के लिए कितना हो रहा था, 20%। रिक्रिएशन के लिए 45% और सेविंग के लिए 25%। ओके फाइन। तो हम करते क्या, कैसे? तो बेसिकली हम फ्रैक्शनल पार्ट, अगर परसेंटेज दिया है, ठीक है, तो बड़ा आसान। जैसे हॉबी पे कितना है, 10% है, तो उसका पार्ट कितना, 100 में 10% है ना। तो 10/100 मतलब कितना हुआ, 1/10। और 1/10 किसका है, 360 डिग्री का है ना, ये 36। इसीलिए देखो यहाँ पे हॉबी पे कितना आया, 36 डिग्री आया इस सेंट्रल एंगल। जैसे लंच पे 20% है, तो 20% किसका है, 100 में ना, यानी 1/5। अब 1/5 किसका, 3 टोटल एक सर्कल जो है 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो 1/5 इंटू 360 जो होता है वो 72 डिग्री होता है। तो लंच बन गया 72 डिग्री सेंट्रल एंगल। रिक्रिएशन में 45% है, तो 45% किसका, मतलब 100 में। ठीक है, मतलब ये 9/20। अब 9/20 को अगर एंगल में कन्वर्ट करना है तो 360 का 9/20 ना, ये 162 डिग्री आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेविंग जो है, सेविंग कितना है, 25%। 25% मतलब 100 में 25 मतलब 1/4। अब सेंट्रल एंगल के बारे में बातचीत करेंगे तो 1/4 था 360 मतलब 90 डिग्री।
और ये जब एंगल सेंट्रल एंगल पता चल गया तो हम ये ड्रॉ कैसे करते हैं, पाई चार्ट सर्कल एक ड्रॉ कर दो और एंगल एक अगर किया 162 डिग्री, ये रेडियस है, सेंटर है, ये मेजर कर लो और ड्रॉ कर दो, हो गया पाई चार्ट। क्लियर है क्या? इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स है क्या, ये बताओ। सर फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? आपने लेक्चर्स लेट से ज्वाइन किया ना? हाँ सर, वो सॉरी थोड़ा लेट हो गया। तो वो कैसे पता चलेगा? आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे क्लास में मान लो कि 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स है और 50 मार्क्स का मान लो हमने टेस्ट लिया है मैथ्स का, और 50 में मान लो 40 बच्चे के 40 स्टूडेंट जो है 40 मार्क्स से ऊपर है, तो 40 मार्क्स लाने वालों की फ्रीक्वेंसी कितना है? तो 40 है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी मतलब द रिपीटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिंपल, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? काउंटिंग में जैसे सिंपल यहाँ पे है, ये भी सर मुझे एक डाउट है, क्या एक मिनट 20 अपॉन 100 होगा तो मैं वो बता 1 रहा अपॉन हूँ, एक मिनट। तो फ्रीक्वेंसी मतलब ये भी एक फ्रीक्वेंसी हो गया कि जो 80 से 180, 80 और 120 के बीच में मान लो कोई लेबर है, कमाने वाले 4 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 है। 120 से 160 रुपीज के बीच में लाने वाले जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो 6 है। ये फ्रीक्वेंसी एक तरीके का फ्रीक्वेंसी ही है। फ्रीक्वेंसी मतलब सिंपल होता है द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ भी मैंने लिखा है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आया क्या चारू? आया क्या? ठीक है, वेदांग आप बताइए, आप क्या बोल रहे थे? 20/100 आज आपने कुछ वो क्वेश्चन 20 नहीं दिया आज कुछ। वो 20 अपॉन 100 तो 1/5 होगा, लेकिन हम अगर 1/5 इंटू 360 करेंगे तो वो 360 अच्छा, वो मुझे 36 ही दिख रहा है सर, अरे भाई इसलिए ऐसे मैं अब, थोड़ा लेकिन अब कंफ्यूज हो गया। वो दिखना अलग बात है ना, बट मैं बोल भी तो रहा हूँ ये टोटल एक सर्कल है, मैं इसको समझा भी तो रहा हूँ। एक सर्कल टोटल एक 360 डिग्री का होता है, राइट? तो यहाँ पे वो भी तो ध्यान से देखो, यहाँ भी 360 है ना। एक सर्कल का 1/5 किसका? तो एक सर्कल के लिए, एंड एक सर्कल का मतलब वो ऑलमोस्ट 360 डिग्री एग्जैक्टली 3, तो 1/5 ऑफ 360 निकालोगे ना, तो 1/5 ऑफ 36 कैसे निकालोगे? कौन से लॉजिक से निकालोगे? तो साथ साथ सुनना भी है ना, जैसे 45/100 है तो दिस बिकम्स 9/20, सर वो सुना ही नहीं राइट? दिया। राइट, तो ये 9/20 ऑफ व्हाट? तो 360 डिग्री का 9/20 ना। ठीक है ना वेदांत? यस सर। ठीक है, हाँ हाँ, मनो में आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर आज कुछ क्वेश्चन नहीं थे ना? नहीं, आज कोई क्वेश्चन नहीं था, बिकॉज आज मुझे फिनिश करना था। ठीक है, थैंक यू और सर, ये बाय सर। हाँ, और इसमें और एक चीज है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ग्राफ पेपर है, इसमें यही सारे इतने सारे आउट इनपुट्स जो भी थे मैंने दिया है। एक लास्ट में बताऊंगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला, सिंपल है ना, तो ये जस्ट मैं बताऊंगा। अदरवाइज ये काम करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक बच गया है प्रोबेबिलिटी, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर्स में आधा लेक्चर्स में तो खत्म हो जाएगा, है ना? ये चैप्टर्स, प्रोबेबिलिटी एक छोटा सा टॉपिक है। वैसे प्रोबेबिलिटी देखो तो बहुत बड़ा है, 10th में है, IIT JEE के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं, तो आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का, तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। मैं होमवर्क ग्रुप पे देने वाला हूँ, ठीक है? और इससे रिलेटेड जो भी था, हमने क्वेश्चंस इससे बाहर से नहीं आएंगे। हमने आपको हिस्टोग्राम समझाया, बार ग्राफ समझाया, राइट, बेसिक्स जो है पिक्टोग्राफ समझाया, क्लास मार्क, क्लास इंटरवल बताया, ये सारी चीजें, ठीक है? और ये चैप्टर्स एकदम सच बोले तो एकदम बहुत इजी चैप्टर्स है ना? इसमें कुछ बहुत ज्यादा बस डेटा देखना है, रीड करना है और आंसर देना। तो होमवर्क जो है ग्रुप पे दे दिया जाएगा। तो अब एनीवे प्रोबेबिलिटी में अभी बताऊंगा भी तो जल्दी जल्दी आपको नहीं समझ में आएगा, तो दैट विल बी डिस्कस्ड, कम से कम ½ एन आवर तो लगेगा आपको समझने में प्रोबेबिलिटी और उस पे क्वेश्चंस।
तो वो हम नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी करेंगे, बट होमवर्क ग्रुप पे दिया जाएगा और अच्छे खासा होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स होता है तो आप पूछ सकते हैं, और समझ में आ गया है और लिख लिया है तो आप लीव कर सकते हैं, ठीक है।